गुड मॉर्निंग। हमने पीछे वाले वीडियो में अपन ने पढ़ा था श्वसन एवं श्वसन तंत्र। ठीक है, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे से स्टार्ट करेंगे। उसके कल अपन ने पढ़ लिया था, स्वर यंत्र तक पढ़ा था, जिसमें ऊपरी श्वसन तंत्र के कुछ भाग पढ़े थे, कुछ अंग पढ़े थे। आज हम निचला श्वसन तंत्र पढ़ेंगे। निचला श्वसन तंत्र पढ़ने से पहले अपन पीछे वाला एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा था। श्वसन तंत्र, श्वसन एवं श्वसन तंत्र। तो श्वसन क्या था कि हमारे जो वायुमंडल है, रक्त है और कोशिकाएं हैं, इनके मध्य ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। ठीक है, फिर श्वसन तंत्र के अपन ने अंगों के बारे में देखा था। तो श्वसन तंत्र के अंगों, जो श्वसन तंत्र में सम्मिलित अंग है, उनको अपन ने 3 भागों में विभाजित किया था। ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और मांसपेशियां। ऊपरी श्वसन तंत्र में हमने पढ़ा था नासिका के बारे में, मुख के बारे में, ग्रसनी के बारे में और स्वर यंत्र के बारे में। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे निचला श्वसन तंत्र। ठीक है, निचले श्वसन तंत्र में सबसे पहला है श्वास नली। तो श्वास नली क्या करेगी? हमने वायु ली, है ना, वायुमंडल से अपन ने वायु ली, जो नासिका या मुख से प्रवेश करके अपने ग्रसनी में आती है, ग्रसनी से स्वर यंत्र में आती है और स्वर यंत्र से श्वास नली में आती है। श्वास नली क्या होती है? यह 5 इंच लंबी एक नली होती है। जो अपनी गर्दन है, वो जो इसकी लंबाई होती है वो लगभग 5 इंच लंबी होती है, जो सी आकार के उपास्थित छल्लों से बनी होती है। अब दोनों दीवारों के बीच में क्या होता है? जो आपकी श्वास नली है, उनकी दोनों की दीवारों के बीच में सी आकार से छल्ले से जो बने होते हैं, जो उपास्थियों से मिलकर बने होते हैं। ये छल्ले क्या करते हैं? उस श्वास नली को चिपकने से रोकते हैं, क्योंकि इस श्वास नली के अंदर भी क्या होता है? श्लेष्मा का स्त्रावण होता है, जो क्या करता है? चिपचिपा पदार्थ होता है। अगर ये सी आकार की छल्ले नहीं होगी तो ये श्वास नली चिपक जाएगी। अब चिपक जाएगी, अपन ने पढ़ा था कि अगर नाक से अपन सर्दियों में नाक बंद हो जाती है तो अपन मुख से श्वास ले सकते हैं, लेकिन अगर श्वास नली ही बंद हो जाएगी तो अपन श्वास कहाँ से लेंगे? ठीक है ना, उस स्थिति में मृत्यु हो जाएगी। तो इस कारण से क्या होते हैं? सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, जो इस श्वास नली को चिपकने से रोकते हैं। ठीक, अब आगे बात करते हैं अपन श्वसनी व श्वसनिका क्या होती है। ये दोनों एक ही, या तो श्वसनी बोल दो या फिर श्वसनिका बोल दो। श्वास नली के बाद में श्वसनी व श्वसनिका। श्वास नली क्या होती है? हमारे गले के अंदर आती है। फिर गले से नीचे अपन अगर आते हैं तो 2 फेफड़े होते हैं अपने, एक तो लेफ्ट और एक राइट। श्वसनी व श्वसनिका क्या है? जैसे ही ये श्वास नली नीचे आके 2 फेफड़ों में, एक तो एक श्वास 2 डिवाइड हो जाएंगे, जो अपनी श्वास नली उसके 2 भाग हो जाएंगे, 2 भागों में विभक्त हो जाएगी। एक नली तो जाएगी अपने राइट वाले फेफड़े में और दूसरी जाएगी लेफ्ट वाले फेफड़े में। ठीक है, पढ़ते हैं, देखो। श्वसनी व श्वसनिका। श्वास नली आगे जाके 2 भागों में विभक्त हो जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं? हम श्वसनी कहते हैं। अब ये श्वसनी क्या करेगी? अपने फेफड़े में चली गई, एक लेफ्ट वाले में चली गई, एक राइट वाले में चली गई, जिसको अपन ने क्या कहा? श्वसनी। अब ये श्वसनी फेफड़े के अंदर जाके फिर 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी, उसको बोलेंगे प्राथमिक श्वसनी। ये प्राथमिक श्वसनी आगे और भागों में डिवाइड हो जाएगी, उसको बोलेंगे द्वितीयक श्वसनी। और द्वितीयक श्वसनी आगे और भागों में डिवाइड हो जाएगी, उसको बोलेंगे तृतीयक श्वसनी। और तृतीयक श्वसनी आगे और छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो जाएगी, उसको बोलेंगे श्वसनिका। और ये श्वसनिका लास्ट में एक गुब्बारेनुमा संरचना में परिवर्तित हो जाती है, उसको अपन क्या बोलेंगे? कुपिकाएं। ठीक है, लास्ट में एक बलून, जो गुब्बारा होता है, उसके समान एक संरचना होती है, उसको हम बोलेंगे कुपिका। ठीक है, अब ये श्वसन तंत्र का पूरा मेन पार्ट है अपनी कुपिका। ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि इसके अंदर कैसे होता है श्वसन और कैसे नहीं होता है। इसके आगे देखते हैं अपन। ये कुपिकाएं गैसों का विनिमय करती है। ये क्या करती है? जैसे अपन ने श्वास लिया, वायु अंदर गई, वायु के अंदर क्या गई? शुद्ध ऑक्सीजन गई। वो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाके कुपिकाओं में जाएगी। कुपिकाओं में के पास में क्या होती है? जो रक्त वाहिनियाँ रहती है, कुपिकाएं जो अपनी होती है, उसके चारों तरफ क्या होती है? रक्त वाहिनियाँ पाई जाती है। उन रक्त वाहिनियों में अशुद्ध रक्त बहता है, जिसके अंदर CO2 मिला हुआ होता है। वो CO2 ये कुपिकाओं के अंदर आ जाएगा, और इन कुपिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन है वो क्या चला जाएगा? उन रक्त वाहिनियों के पास में चला जाएगा, और वो रक्त वाहिनी ऑक्सीजन को लेकर हृदय में जाएगी, और हृदय उसको पूरे शरीर में भेज देगा। ठीक है, मानव फेफड़ों में लगभग 30 मिलियन कुपिकाएं पाई जाती है। मानव फेफड़ों में लगभग 30 मिलियन कुपिकाएं होती है। फिर बात करते हैं अपन फेफड़ों की। फेफड़े क्या होते हैं? लचीले होते हैं, कोमल तथा हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। ये एक जोड़ी के रूप में होते हैं, मतलब एक जोड़ी होती है, एक लेफ्ट में होता है और एक राइट में होता है। ठीक है, लचीले होते हैं, कोमल होते हैं, हल्के गुलाबी रंग के होते हैं और एक जोड़ी के रूप में होते हैं। फेफड़े, श्वास नलियाँ। अब फेफड़े में क्या क्या होता है? देखो, फेफड़े के अंदर श्वास नलियाँ होती है,
है ना। जो अपन ने पढ़ा था कि भाई श्वसनी, प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी वो होती है, कुपिकाएं होती है, रक्त वाहिनियाँ होती है, कुपिका लास्ट की जो श्वसनी के आपकी लास्ट का पार्ट है बलून, वो कुपिकाएं होती है। रक्त वाहिनियाँ, कुपिकाओं की चारों तरफ रक्त वाहिनियाँ होती है, लचीले तंतु होते हैं, वह अनेक कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं कि श्वसन मांसपेशियाँ। श्वसन को करने के लिए सहायक मांसपेशियाँ कौन सी? श्वसन मांसपेशियाँ श्वास को लेने व छोड़ने में मदद करती है, ठीक है ना। कौन सी है? मुख्य रूप से श्वसन के लिए डायफ्राम उत्तरदायी होते हैं। सबसे पहले जो मांसपेशी होती है वो क्या होती है? डायफ्राम होती है। ये डायफ्राम क्या होते हैं? जैसे अपने फेफड़े होते हैं उसके नीचे पाई जाती है। फेफड़े जो होते हैं दोनों उसके जस्ट नीचे होती है, दोनों फेफड़ों के नीचे होती है, उसको बोलते हैं डायफ्राम, ठीक है ना। डायफ्राम कंकाल पेशी से बनी एक पतली चादरनुमा संरचना होती है, ठीक है, जो वक्ष स्थल, अपने फेफड़े जो होते हैं वक्ष, छाती अपनी, उसके नीचे की सतह पर पाई जाती है, ठीक है। डायफ्राम के संकुचन से वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। भाई डायफ्राम जब फैलेंगे अपने अंदर तो क्या होगी? वायु अंदर प्रवेश करेगी। भाई देखो, अपन वायु अंदर प्रवेश करते हैं तो आपके फेफड़े फूल जाते हैं, है ना। और जैसे ही आप वायु को बाहर निकालते हैं आपके फेफड़े थोड़े से शिथिल हो जाते हैं, मतलब सिकुड़ जाते हैं, है ना। तो उसको बोलते हैं शिथिल होना। डायफ्राम के संकुचन से वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है और शिथिलन से फेफड़ों से बाहर निकल जाती है, ठीक है। श्वसन की प्रक्रिया है वो दो स्तर में संपन्न होती है। भाई एक तो अपन ऑक्सीजन लेते हैं, दूसरा अपन CO2 को बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ये दो प्रक्रिया अपन करते हैं। तो ये कैसे संपन्न होती है वो देखते हैं अपन। बाह्य श्वसन, एक तो होता है बाह्य श्वसन और दूसरा होता है आंतरिक श्वसन, ठीक है। बाह्य श्वसन देखो क्या होता है कि इसमें गैसों का आदान प्रदान, यानी ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान वायु से भरी कुपिका और कोशिकाओं के रक्त के बीच में होती है, ठीक। भाई आपने जो कुपिका होती है वो, है ना, जो वायु से भरी होती है, एक तो कुपिका और कोशिकाओं के अंदर उपस्थित रक्त के बीच में ये श्वसन होता है, जिसको अपन बाह्य श्वसन बोलते हैं। अब देखो नीचे डायग्राम दे रखा है, ये होती है कुपिका, ठीक है ना। ये बलून जैसी संरचना दिख रही है आपको, ये होती है कुपिका। इसके जस्ट नीचे रेड कलर में देखो, रेड पेन से बनाई हुई है, ये होती है रक्त वाहिनी। और रक्त वाहिनी के अंदर जो लाल लाल बिंदी से आपको दिखाई दे रही है, ये है अपनी कोशिका, RBC आपको जिसको बोलते हैं, RBC, ठीक है ना। अब देखो CO2, देखो इसके अंदर CO2 लिखा हुआ है। ये CO2 किसके पास है? जो आपकी रक्त वाहिनी है इनके पास में। ये रक्त वाहिनी CO2 तो दे रही है और कुपिकाओं से ऑक्सीजन ले रही है, ठीक है ना। ये CO2 को इसके अंदर आके और वापस अपने शरीर से बाहर निकल जाएगी और ऑक्सीजन क्या होगी? हृदय के पास में चली जाएगी। देखो रक्त कोशिका, ये रक्त कोशिका नहीं, रक्त वाहिनी है, ठीक है ना। ये वायु कुपिका है, ये जो बिंदी से आपको नजर आ रही है ये रक्त है, ठीक है ना। आगे देखो आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन क्या होता है कि इसमें गैसों का विनिमय कोशिकाओं में प्रवाहित रक्त, इसके बीच में होता है कि भी जो आपकी कोशिकाएं हैं उसमें प्रवाहित रक्त तथा उत्तकों के मध्य होती है, ठीक है ना। जिसे अपन पढ़ा था, उत्तक से मिलके क्या बनते हैं? अंग मिलते हैं, ठीक है ना। तो उन उत्तकों को कार्य करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो ये ऑक्सीजन कैसे मिलती है वो देखते हैं। देखो ये लेफ्ट साइड में देखो आपके पेंसिल से बनाई हुई है मेरी, और ये पेंसिल में देखो टिश्यू सेल लिखा हुआ है, यानी उत्तक, ठीक है। और ये इधर RBC, ये बड़ी सी रेड कलर में जो बनाई हुई है कोशिका, ठीक है। ये आपके टिश्यू है, यहाँ से CO2 इनके पास में आ रही है। भाई जो कुपिकाएं हैं उनके नीचे जो रक्त वाहिनियां हैं उनके पास में CO2 है, रक्त वाहिनियों में रक्त है, उस रक्त के पास में क्या है? CO2। तो वो CO2 आई कहाँ से? वो आई टिश्यू सेल से, ठीक है। वो लेके जाएगी कुपिकाओं के पास में और कुपिकाएं क्या करेगी? उसको ऑक्सीजन देके वापस भेज देगी, ठीक है। ये टिश्यू सेल क्या करेगी? CO2 तो इस RBC को दे देगी और इस RBC से, जो RBC कहाँ से लाई ऑक्सीजन? कुपिकाओं से। और वो कुपिकाओं से कौन लाया? RBC। भाई कुपिकाओं से ऑक्सीजन कौन लाया? RBC। अब RBC क्या करेगी? वो ऑक्सीजन टिश्यू सेल को देगी, यानी उत्तक को देगी, ठीक है ना। तो देखो ये इधर वाला उत्तक दे रखा है टिश्यू, यानी आपके लेफ्ट साइड में जो दे रखे हैं पेंसिल से बनाए वो टिश्यू है और राइट साइड में सेल है, ठीक है ना, RBC की। तो ये RBC CO2 ले रही है और ये RBC इधर ऑक्सीजन ले रही है और ऑक्सीजन किसके पास जा रही है? उत्तकों के पास जा रही है, ठीक है ना। तो ये अपनी श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। श्वास अपन ने अंदर लिया,
ठीक है। वायु अपने अंदर गई, फेफड़ों में गई, फेफड़ों से कुपिकाओं के पास में गई, कुपिकाओं के पास में जो अपन लेते हैं श्वसन, उसमें क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। भाई सिंपल सा काम है श्वसन का, ऑक्सीजन अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालना। सबसे मेन काम होता है कुपिका का। ये कुपिका क्या करती है, कुपिका के चारों तरफ जो आपकी रक्त वाहिनियाँ होती है, उन रक्त वाहिनियों के पास में अशुद्ध रक्त होता है जिसमें CO2 घुला होता है, वहाँ से ये CO2 ले लेती है कुपिकाएं और कुपिकाएं ऑक्सीजन इनको दे देती है। तो ये होता है श्वसन, ठीक है। ओके, थैंक यू।